बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। ठीक है। अब बैलेंस की ज़रूरत, जैसे यहाँ पर भी आपको कुछ पत्थरों का बैलेंस दिखाया गया है, तो बैलेंस या संतुलन ज़िंदगी में आपको भी हर समय हर क्षण बैलेंस की ज़रूरत जो है वो रहेगी। ठीक है। तो अभी जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए अपनी पढ़ाई को बैलेंस करना विद द रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स, है ना, बाकी चीज़ों के साथ पढ़ाई को बैलेंस करना, ये अभी एक सबसे महत्वपूर्ण बैलेंस है जो आप लोगों को बनाना है। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जॉब करते हैं, है ना, ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो उनको अपनी उस लाइफ के साथ पढ़ाई को बैलेंस करना है। या फिर कुछ लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जो अभी कॉलेज वगैरह में जाते हैं, तो आपको अपनी कॉलेज की पढ़ाई और यहाँ एग्ज़ाम्स की, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी, इनको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ढूंढते हैं। ठीक है, ये ढूंढने से मिलने वाली चीज़ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू क्रिएट इट। ठीक है, कि इसको आपको क्रिएट करना होता है कि हर चीज़ के बीच में कैसे जो है वो बैलेंस बना के रखना है। ठीक है। तो फॉर स्टूडेंट्स एज वेल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू यू क्रिएट बैलेंस बिटवीन वेरियस थिंग्स, है ना, अलग अलग चीज़ों के बीच में कैसे आप बैलेंस बना के रखें। तो ज़रूर कोशिश करें, है ना। चलिए, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 30 सितंबर 2024, मंडे यानी सोमवार का दिन, और इस महीने का ये लास्ट दिन है। तो आईना सीरीज़, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के न्यूज़पेपर पर चलने से पहले मैं आपको एक बार ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, जो प्रीलिम्स 2025 का अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, तो अलग अलग टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने इस बार लॉन्च की है। तो एक टेस्ट सीरीज़ ऐसी है जिसमें आपको जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सी सेट तीनों ही चीज़ें मिल रही हैं। दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 849 रुपीज़। सिर्फ 849 रुपीज़ में आपको टोटल 91 टेस्ट 5300 MCQs जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो आप लोग इसमें ज़रूर एनरोल करने की कोशिश करें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। इसके बाद अगर आप लोग सिर्फ जनरल स्टडीज़ और सी सेट, सॉरी, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 699 रुपीज़। सिर्फ 699 रुपये में अवेलेबल है। 81 टेस्ट हैं, 4500 MCQs हैं। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है 449 में। ठीक है। सिर्फ करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं जिसमें 16 महीने का करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है, 32 टेस्ट रहेंगे, 1600 MCQs रहेंगे। दिस इज़ अवेलेबल ओनली एट 299 रुपीज़। और अगर आप सिर्फ सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हैं, टोटल 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, 800 MCQs, 80 क्वेश्चन इन ईच टेस्ट, तो वो आपको 249 रुपीज़ में, ठीक है, ओनली एट 249 रुपीज़ में मिल रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे टेस्ट सीरीज़ हैं जो इस बार हम लोगों ने प्रीलिम्स 2025 के लिए लॉन्च किए हैं। तो इसमें से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में मिल जाएंगे। और अगर कोई लिंक नहीं मिलता है तो यहाँ पर नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो भी डाउट है या क्वेरी है या कोई लिंक नहीं मिल रहा है तो वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, और बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको अगर हेल्प होती है किसी भी तरीके की, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप लोग ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी और इसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा कि यूट्यूब पर ये सेशंस जो हैं वो लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं क्या है। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। हालांकि आज के न्यूज़पेपर में हमें 2-3 आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। तो फ्रंट पेज पर ऐसा कोई बहुत खास आर्टिकल्स नहीं है। स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ट्रैक्शन मिल रहा है, प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो कैप्टिव साइट्स ऑफर कर रहे हैं पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स या स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं
ये एनर्जी ट्रांजिशन में एक की रोल प्ले कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो इमेज दी गई है वो नेपाल की है। नेपाल में बहुत ज़्यादा अभी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो 170 के आसपास लोग वहाँ पर जो है वो इससे मारे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच में यहाँ पर ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है, मैं सीधे आपको एक्सप्लेन पेज पर लेके चलूँगा। वहाँ पर 2 न्यूज़ हैं और एक आर्टिकल हमें जो है वो कवर करना है एडिटोरियल पेज से। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो आर्टिकल दिया गया है, मेन आर्टिकल को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसको जस्ट पढ़ने के लिए दूंगा। इसमें बेसिकली राइस की एक वैरायटी की बात की गई है ना। जो पूसा 44 जो राइस मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, उसके बजाय एक पूसा 2090 की बात की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसकी पैदावार भी पूसा 44 जैसी है ना, और उतनी ही मतलब उसकी यील्ड है, पैदावार है, लेकिन जो हार्वेस्टिंग टाइम है, ठीक है, वो कम है, वो 20-25 दिन कम है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि किसान उस फसल को जल्दी काट सकते हैं और उनको जो राबी सीज़न में, जो नवंबर के आसपास वीट सोइंग का सीज़न होता है, उसके लिए टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टबल बर्निंग का जो इशू है, क्योंकि स्टबल बर्निंग जनरली क्यों करी जाती है, ठीक है, कि धान की फसल की कटाई हुई अक्टूबर मिड में या अक्टूबर एंड के आसपास, फिर अगली फसल उगाने के लिए नवंबर के मिड में जो वीट उगाना होता है, तो उसके लिए फील्ड्स को या खेतों को तैयार करना इतने कम समय में आसान नहीं होता। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो धान की पराली बचती है उसको वहीं का वहीं जला दिया जाता है। तो उससे बेसिकली जो नॉर्दर्न इंडिया में, खासकर ये आपका जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर का जो रीजन है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन इस समय पे देखने को मिलता है और उसके पीछे स्टबल बर्निंग जो है वो एक मुख्य कारण है। तो यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ बताई है कि इसका यूज़ करके एक तो यील्ड जो है वो भी पूसा 44 के बराबर है, और साथ ही साथ ये जो स्टबल बर्निंग का इशू है ये भी कुछ हद तक कंट्रोल होता है। तो एक बार मैं इस आर्टिकल को आपको शेयर करूँगा, इसको आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, बाकी 2 आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हाउ मार्स एटमॉस्फेयर वेंट मिसिंग। एक नई स्टडी में यहाँ पर कुछ क्लूज़ मिले हैं कि कैसे जो मार्स का एटमॉस्फेयर है वो कैसे ख़त्म हो गया, गायब हो गया, उसकी बात करेंगे। इसके बाद एक आर्टिकल है अबाउट द कैडेवेयर डोनेशंस। कैडेवेयर का मतलब होता है डेड बॉडी। ठीक है, तो डेड बॉडी के डोनेशन को लेकर यहाँ पर बात करेंगे कि क्या उसकी ज़रूरत है और उससे जुड़े हुए क्या रूल्स एंड चैलेंजेस हैं, ये हम देखेंगे। और इसके बाद आइडियाज़ पेज पर एक आर्टिकल की बात होगी, दैट इज़ द फूड दैट डजंट फीड। तो यहाँ पर बेसिकली उस फूड की बात होगी जो फूड वेस्ट होता है। ठीक है, जो फूड वेस्ट होता है उसकी यहाँ पर बात की जाएगी। तो ये बेसिकली आज के हमारे 3 आर्टिकल्स रहेंगे जिनके ऊपर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि हाउ मार्स एटमॉस्फेयर वेंट मिसिंग। ठीक है, कि मार्स का एटमॉस्फेयर जो है वो कैसे गायब हुआ, और नई स्टडी में कुछ क्लूज़ यहाँ पर सामने देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज के समय में मार्स जो है वो, मार्स मतलब मंगल ग्रह, वो एक कोल्ड और बैरन डेजर्ट है। ठीक है, ठंडा भी है और बैरन भी है। ठीक है, वहाँ पर कोई ऐसी मतलब आप कह सकते हैं कि फर्टाइल लैंड नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं उग रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, ऐसा ये है। लेकिन दिस वॉज नॉट दी ऑलवेज दी केस, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ऐसा रिसर्चर्स का कहना है। इंक्रीजिंगली न्यू एविडेंस सजेस्ट दैट वाटर फ्लोड ऑन द मार्शियन सरफेस वंस अपॉन अ टाइम। तो यहाँ पर एक नई रिसर्च में कुछ ऐसे एविडेंस या सबूत मिले हैं जिसमें यह कहा गया है कि मार्स की सरफेस के ऊपर, मार्स की सतह के ऊपर कभी पानी बहा करता था, यानी कि वहाँ पर कभी लिक्विड वाटर था। तो दिस मीन्स दैट अ थिक एटमॉस्फेयर वुड हैव हैड टू एनवेलप द प्लैनेट टू कीप दिस वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग। अब पानी था तो उससे इन्होंने ये इन्फरेंस निकाला कि इसका मतलब कभी यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि एक एटमॉस्फेयर की थिक लेयर होगी जिसकी वजह से ये पानी जो है वो जम नहीं रहा था, वो पानी फ्रीज नहीं हो रहा था। क्योंकि आपको ये पता है, मतलब होगा ही पता, कि एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा रोल ये है कि वो टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं होती तो यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ठंडा होता, है ना। और ये एक इनहेबिटेबल
प्लैनेट होता, बट ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, और मैं ये कहूँगा कि एडिक्वेट साइज ऑफ द एटमॉस्फेयर या एडिक्वेट थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने वीनस को लेकर डिस्कस किया था, ठीक है, जिसको अर्थ का ट्विंस माना जाता है। लेकिन उसमें क्या कहा गया कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसकी थिकनेस अर्थ से बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से वहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा है सरफेस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। तो एटमॉस्फेयर होना भी फ़ायदेमंद है, लेकिन एटमॉस्फेयर की थिकनेस वो भी एक एडिक्वेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा थिकनेस है जैसा वीनस में है, ठीक है, या फिर अगर नहीं है एटमॉस्फेयर जैसा कि मार्स में बताया गया है, तो वो उसकी वजह से भी प्लैनेट एक तरीके से इनहेबिटेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप बात समझे। तो इन्होंने यहाँ पर जो ये कहा कि कभी यहाँ पर पानी बहता होगा सरफेस के ऊपर, और पानी बहता होगा, लिक्विड वाटर होगा, तो इसका मतलब उस लिक्विड वाटर को जमने से कौन बचा रहा है। आज की डेट में तो ये बहुत ठंडा है प्लैनेट, लेकिन उस समय वहाँ पर वाटर को जमने से कौन बचा रहा था, फ्रीज होने से कौन चीज़ रोक रही थी, वो थी एक थिक एटमॉस्फेयर की लेयर, ठीक है। फिर इसके बाद लगभग आज से 3.5 बिलियन साल पहले वाटर ड्राइड अप, ठीक है, पानी जो है वो सूख गया। एज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर ड्रामेटिकली थिंड, क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर जो है वो एकदम से थिन होना शुरू हो गया। अब जस्ट वाई दिस हैपेंड इज द सेंट्रल क्वेश्चन फॉर साइंटिस्ट सीकिंग टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द रेड प्लैनेट। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, रिसर्चर्स के सामने या साइंटिस्ट के सामने यही सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों। तो इसी सवाल का जवाब जानना वो चाहते हैं, ताकि जो ये रेड प्लैनेट या मार्स है इसके इतिहास को, इसके इवोल्यूशन को जो है वो समझ सके। तो यहाँ पर एक नई स्टडी जो है वो पब्लिश हुई है इन द जर्नल साइंस एडवांसेस ऑन सितंबर 24। हो सकता है कि इससे कुछ जवाब जो है वो रिसर्चर्स को या साइंटिस्ट को मिल जाए। अब यहाँ पर दो जियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जोशुआ मरे एंड ओलिवर जगॉड्स। ये MIT से हैं, दैट इज़ मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि दैट द वाटर ट्रिकल्ड थ्रू सर्टेन रॉक टाइप्स ऑन द मार्शियन सरफेस, ठीक है, कि पानी जो है वो कुछ तरीके के मार्स की सतह पर कुछ पत्थर थे, कुछ तरीकों के पत्थर थे, पानी उनके एक तो अंदर चला गया, और यहाँ से एक रिएक्शन शुरू हुई दैट प्रोग्रेसिवली ड्रू कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। और इसकी वजह से इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर निकली, और वो कन्वर्ट हो गई किस में, मीथेन में, ठीक है। मीथेन बेसिकली एक ऐसा कार्बन का फॉर्म है जिसमें थ्योरेटिकली क्या हो सकता है, ठीक है, दैट कैन थ्योरेटिकली बी स्टोर्ड फॉर इयॉन्स ऑन द रेड प्लैनेट्स क्ले सरफेस। तो मीथेन एक ऐसा फॉर्म ऑफ कार्बन है जो काफ़ी लंबे समय तक प्लैनेट की जो क्लेई सरफेस है ना, जो मिट्टी वाली सतह है, वहाँ पर ये बहुत लंबे समय तक, एओन्स का मतलब होता है, आप कह सकते हैं बहुत लंबा टाइम पीरियड, ठीक है। तो उस उतने समय तक ये मीथेन के फॉर्म में स्टोर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कार्बन का ही एक फॉर्म है मीथेन, मतलब कार्बन का ही कंपाउंड होता है CH4, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलके बनता है। अभी हाइड्रोजन कहाँ से आई वो भी पता लगेगा मीथेन बनने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में था, लेकिन मीथेन बनने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, वो कहाँ से मिली अभी वो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो मीथेन फिलहाल लिखा गया है कि मीथेन एक कार्बन का ऐसा फॉर्म है जो थियोरिटिकली रेड प्लैनेट की क्ले सरफेस, यानी कि मार्स की जो क्ले सरफेस है, जो मिट्टी की सतह है, वहाँ पर बहुत लंबे समय तक, एओन्स तक जो है वो स्टोर हो सकता है। अब इसके बाद ट्रैप्ड इन फोल्ड्स की अगर हम बात करें, तो जो दो जियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने जो ये थ्योरी बनाई है, ठीक है, वो किस आधार पर बनाई, देखिए, इन्होंने अर्थ के ऊपर एक रिसर्च करी थी 2003 में, 2023 में सॉरी, उसके आधार पर इन्होंने ये बात बोली, ये थ्योरी इन्होंने बनाई 2023 में। ये एक टाइप ऑफ क्ले मटेरियल जिसको कहा जाता है स्मैक्टाइट, उसके ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। और स्मैक्टाइट को बेसिकली एक ऐसा क्ले मटेरियल माना जाता है
जो कार्बन ट्रैप करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव कार्बन ट्रैप, यानी कि कार्बन को ये क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। अब इसके बाद जो ग्रेन्स ऑफ स्मेक्टाइट हैं, यानी कि स्मेक्टाइट जो एक तरीके की क्ले है उसके ग्रेन्स, इसमें कुछ नंबर ऑफ फोल्ड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो है वो रह सकती है। अब एमआईटी के रिसर्चर्स ने ये पाया कि दैट इफ लेफ्ट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, स्मेक्टाइट कैन ड्रॉ एंड स्टोर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इनफ टू कूल डाउन द प्लेनेट। तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने ये पाया कि अगर इफ इट इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, अगर ये जो स्मेक्टाइट क्ले है, ठीक है, एक तरीके की मिट्टी है, अगर इसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया जाए तो होता क्या है कि ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉ कर लेती है, मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरीके से खींच लेती है और अपने उसमें ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्टोर कर सकती है अपने ग्रेन्स में। ऐसी इस क्ले की प्रॉपर्टी है। और अब एटमॉस्फेयर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया गया या खींच लिया गया तो प्लेनेट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आए दिन ये बात करते हैं कि प्लेनेट का टेम्परेचर, जैसे अर्थ की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम एक टर्म यूज़ करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, उसमें हम लोग कहते हैं कि द मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है प्लेनेट का। अब अगर ये जो मिट्टी है, अगर इसको एटमॉस्फेयर में आप खुला छोड़ दें तो ये एटमॉस्फेयर से क्या करता है, जितना भी कार्बन है उसको खींच लेता है और उसको अपने में स्टोर कर लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया, ठीक है, कार्बन खत्म हो गया, तो होगा क्या, होगा क्या, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी है। तो इसी आधार पर जो इन्होंने अर्थ के ऊपर रिसर्च करी, उसी आधार पर उन्होंने मार्स को लेकर भी जो अपनी थ्योरी है वो बनाई है। अब इस फाइंडिंग के बाद ये जो जगॉर्ड्स एक रिसर्चर थे, जियोलॉजिस्ट थे, ही हैपन टू लुक एट द मैग्नीफाइड मैप ऑफ द मार्शियन सरफेस। फिर उन्होंने मार्स की सतह का एक मैग्नीफाइड मैप जो है वो देखना शुरू किया और ये पाया कि सेम स्मेक्टाइट क्ले ही वॉज स्टडिंग, और उनको पता लगा कि जिस स्मेक्टाइट क्ले के बारे में वो अर्थ में स्टडी कर रहे हैं वो उनको वहाँ पर भी दिख गई। ठीक है, हालांकि वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि ये वहाँ पर ये पहुँची कैसे। अर्थ में तो बेसिकली स्मेक्टाइट जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लेकिन ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि मार्स पर इस तरीके की कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। तो वहाँ पर ये स्मेक्टाइट क्ले कहाँ से आई, अब ये भी सवाल है। अब इसके बाद अगली बात आती है रोल ऑफ वाटर। तो अब इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया, दे बिगेन टू रिसर्च ऑल्टरनेटिव वेज इन विच स्मेक्टाइट कुड हैव फॉर्म्ड। क्योंकि स्मेक्टाइट क्ले टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनती है, बट ऐसी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ मार्स पे तो होती नहीं है, तो एस्टेब्लिश फैक्ट है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो फिर इन्होंने ये तरीका खोजने की कोशिश करी कि अच्छा ये स्मेक्टाइट क्ले अगर मार्स पर पाई गई है तो ये वहाँ पर आई कैसे। ये ऑल्टरनेटिव तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मेक्टाइट क्ले कैसे बनी हो सकती है मार्स पर। अब इसका इनको जो आंसर मिलता है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन हाउ मार्शियन वाटर रिएक्टेड विद ओलिवाइन, कि जो मार्स का पानी था वो कैसे ओलिवाइन के साथ रिएक्ट किया। ओलिवाइन बेसिकली एक फेरस रॉक होता है, फाउंड टू बी अबेंडेंट ऑन द प्लैनेट सरफेस। ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है मार्स में। ठीक है, फेरस रॉकी रॉक है, फेरस का मतलब होता है कंटेन्स आयरन। अब यूजिंग द अवेलेबल डेटा ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ओलिवाइन एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज द एग्जिस्टेंस ऑफ द थिक CO2 हैवी एटमॉस्फेयर, द साइंटिस्ट came up with a computer model to simulate how the three would react with each other over a billions of year। कि अब ये तीन चीज़ें जो वहाँ पर हैं, एक तो ओलिवाइन है, ठीक है, जो फेरस रॉक है वो, दूसरा पानी, और तीसरा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये तीनों चीज़ें कैसे आपस में रिएक्ट करती हैं, इसको लेकर इन्होंने एक कंप्यूटर मॉडल में सिमुलेशन किया और इन्होंने ये पाया कि दैट इन दिस वास्ट टाइम फ्रेम, यानी कि जो बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम फ्रेम है, इसमें जो वाटर की ऑक्सीजन है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो स्लोली धीमे धीमे ओलिवाइन, जो आयरन में ओलिवाइन है, क्योंकि आयरन मैंने आपको बताया एक फेरस रॉक है, तो उस ओलिवाइन में जो आयरन है उसके साथ रिएक्ट करनी शुरू करेगी। क्या, ऑक्सीजन।
ठीक है, और इसी की वजह से प्लैनेट को रेड कलर मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक तरीके से ये जो प्रोसेस है, ये है प्रोसेस उसकी, क्या बोलते हैं इसको, मुझे वो टर्म इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, एक मिनट, जंग लगना जिसको बोलते हैं, रस्टिंग, रस्टिंग, रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग में आपने ये देखा होगा कि आयरन जो होता है, जो लोहा होता है, वो अगर बहुत लंबे समय तक या थोड़े समय तक भी अगर मॉइस्चर से एक्सपोज हो जाए, ठीक है, मॉइस्चर का मतलब वही है कि मॉइस्चर में ऑक्सीजन भी होगी, है ना, पानी के साथ अगर वो बहुत कुछ समय तक एक्सपोज हो जाए, मॉइस्चर से एक्सपोज हो जाए, तो उसमें रस्टिंग हो जाती है ना, और उसकी जो आउटर लेयर है इट टर्न्स रेड, देखा है। तो वही चीज़ ये यहाँ पर भी हो रही है, क्योंकि ओलिवाइन एक फेरस रॉक है, उसमें आयरन प्रेजेंट है, पानी के साथ रिएक्ट करेगी, पानी में ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट करेगी, तो उससे होगा क्या कि रेड कलर बनना शुरू हो जाएगा। अब देखो, पानी में दो चीज़ें हैं, H2O, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन रिएक्ट कर गई ओलिवाइन के आयरन के साथ, अब बची हाइड्रोजन। अब वो हाइड्रोजन जो है वो फ्री होके वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, मीथेन। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि ये मीथेन आई कहाँ से, जो मैंने पीछे बताया था। ठीक है, मीथेन आई इस तरीके से कि वाटर का ऑक्सीजन ओलिवाइन के आयरन के साथ रिएक्ट कर गया, रेड कलर फॉर्म हो गया। ठीक है, पानी में जो बची हुई हाइड्रोजन है उसने एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, मीथेन। And over the time, the reaction with water would lead olivine to turn into smectite, which in turn absorb the methane. और बहुत लंबे समय तक अगर ये ओलिवाइन का रिएक्शन पानी के साथ होता रहता है तो इससे स्मेक्टाइट बन जाता है, और स्मेक्टाइट की प्रॉपर्टी फिर क्या है कि वो मीथेन को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। अब दिस नॉलेज हैज़ यूटिलिटी बियॉन्ड साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। ठीक है, इस नॉलेज की जो यूज़ है, जो यूटिलिटी है, वो सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके बियॉन्ड है। क्योंकि ह्यूमैनिटी जो है वो मिशंस भेजना चाहती है और इवेंचुअली रेड प्लैनेट यानी कि मार्स को कॉलोनाइज करना चाहती है, वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स करना चाहती है। तो मार्शियन सरफेस में जो मीथेन ट्रैप्ड है वो एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स प्रूव हो सकता है। इस मीथेन का यूज़ जो है वो फ्यूचर में मार्स में अगर मान लीजिए इस तरीके के कोई कॉलोनाइजेशन होता है, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स वगैरह होते हैं या जो मिशंस भेजे जाते हैं, तो वहाँ पर जो ये मीथेन है इसका इस्तेमाल एक एनर्जी सोर्स के रूप में भी किया जा सकता है। ऐसा यहाँ पर रिसर्चर्स ने जो है वो सजेशन दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आई, यस और नो। ठीक है, साइंस एंड टेक का आर्टिकल रहेगा जीएस पेपर 3 में, और आई होप आपको बात समझ में आई। कभी कभार क्या होता है ना कि इस तरीके की जो रिसर्चेस में जो फाइंडिंग्स आती हैं, ठीक है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर स्मेक्टाइट क्ले के बारे में हमने बात करी, तो वो पूछा जा सकता है कि स्मेक्टाइट क्ले क्या है ना, या मतलब स्मेक्टाइट क्ले की प्रॉपर्टीज़ की ये कार्बन को या मीथेन को स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कभी कभार पूछ ली जाती हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें भी कवर करनी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कैडेवेयर डोनेशंस, नीड, रूल्स एंड चैलेंजेस। कैडेवेयर का मतलब मैंने आपको बताया कि इट मीन्स डेड बॉडी। ठीक, अब ये न्यूज़ या ये टॉपिक, ये इशू क्यों कंटेक्स्ट में आया, तो सबसे पहले इसका कंटेक्स्ट अगर हम समझें तो कुछ दिनों पहले CPIM, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के जो लीडर हैं सीताराम येचुरी, उनकी कुछ दिनों पहले डेथ हुई। ठीक है, 12 सितंबर के दिन। तो जब उनकी डेथ हुई तो उनके लास्ट राइट्स या अंतिम संस्कार नहीं किया गया। ठीक है, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो डोनेट कर दी गई टू एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो वहाँ पर उनकी बॉडी जो है वो डोनेट कर दी गई, इसलिए उनके लास्ट राइट्स या अंतिम संस्कार उनका नहीं हुआ। अब दिस इज़ नॉट अ डिसीजन दैट लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया मेक, बट परहैप्स मैनी मोर शुड। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिसीजन है कि अपनी बॉडी या मतलब अपनी बॉडी मरने के बाद या किसी और की बॉडी, आपके फैमिली में किसी की भी अगर डेथ होती है रिलेटिव्स की, तो उनकी बॉडी का हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो लास्ट राइट्स है, अंतिम संस्कार है, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो करते हैं। बट जनरली ऐसा करने की बजाय डोनेट अपनी बॉडी करनी चाहिए,
ठीक है, हालांकि इस तरीके की चीज़ें इंडिया में बहुत कम होती हैं, बट ज़्यादा लोगों ने करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब क्यों करनी चाहिए, देखो, तो कैडेवर्स का यूज़ क्या होता है। कैडेवर डोनेशन सीज अ पर्सन डोनेट देयर एंटायर बॉडी। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि जो इंडिविजुअल ऑर्गन्स डोनेट किए जाते हैं, ठीक है, एक ये भी प्रोसेस होती है कि जिसमें जैसे कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट किए जाते हैं। ठीक है, वो ऑर्गन डोनेशन अलग चीज़ है। कैडेवर डोनेशन का मतलब होता है कि पूरी की पूरी बॉडी डोनेट की जा रही है। ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी डोनेट की जा रही है टू साइंस आफ्टर डेथ, कि मतलब आपने साइंस एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए अपनी बॉडी जो है वो, या अपने किसी भी नियर एंड डियर वंस की बॉडी जो है वो डोनेट कर दी। ठीक है, जनरली कैडेवर्स आर यूज टू ट्रेन डॉक्टर्स बाय हेल्पिंग देम बेटर अंडरस्टैंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड प्रैक्टिस सर्जरी। अब कैडेवर्स का यूज़ क्या होता है कि जो डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, आपने देखा होगा वो जैसे किसी सीरियल में या मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं। ठीक है, एक जैसे वो मूवी आई थी, मतलब मैं थोड़ा सा लाइटर नोट में कह रहा हूँ, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस, आपने एक मूवी देखी होगी शायद, संजय दत्त वाली। ठीक है, उसमें वो दिखाया गया था किस तरीके से वो बॉडी का डाइसेक्शन करते हैं, है ना। तो उसके लिए जो बॉडी की ज़रूरत होती है, उसके लिए इन बॉडीज़ का यूज़ होता है, इस तरीके की बॉडीज़ का जो डोनेट की जाती हैं। ठीक है, या अदरवाइज़ भी जो मतलब अनक्लेम्ड बॉडीज़ होती हैं, वो अभी आगे मैं बात करूँगा। ठीक है, हालांकि डमी का इस्तेमाल भी ट्रेनिंग के लिए किया जा सकता है, मतलब डमी बॉडीज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कैडेवर्स प्रोवाइड द मोस्ट रियलिस्टिक एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग सर्जरी ऑन अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर अगर जैसे डॉक्टर्स को सर्जरी करनी होती है, तो उसका मोस्ट रियलिस्टिक एक्सपीरियंस जो है वो कैडेवर से ही मिलता है। मतलब डमी से भी कर सकते हैं, है ना, ट्रेनिंग के लिए डमीज़ का इस्तेमाल भी किया जाता है, बट जनरली जो मोस्ट रियलिस्टिक एक्सपीरियंस है वो इन कैडेवर से मिलता है। अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, ट्रेनिंग तो है ही है, उसके अलावा इन कैडेवर्स का यूज़ नई मेडिकल डिवाइसेस डेवलप करने के लिए, या इन डिजीज़ेस का फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट उसको स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब हु कैन डोनेट देयर बॉडी, अब अपनी बॉडी को कौन डोनेट कर सकता है, तो एनीवन ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, लीगली कंसेंट टू बिकम अ कैडेवर डोनर। ठीक है, वो लीगली एक कंसेंट दे सकता है, मतलब अपनी तरफ से अपनी एक आप कह सकते हैं रजामंदी, परमिशन दे सकता है कि वो एक कैडेवर डोनर बनना चाहता है। एंड इन केस दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज वन एट द टाइम ऑफ डेथ, देयर गार्डियन और नेक्स्ट ऑफ किन कैन स्टिल डोनेट देयर बॉडी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी की डेथ होती है और उस समय वो रजिस्टर नहीं है एज अ कैडेवर डोनर, अगर रजिस्टर है तो ठीक है, अगर रजिस्टर नहीं है तो उस समय भी अगर उनके परिवार वाले या चाहें, उनके गार्डियन या कोई उनके रिश्तेदार चाहें, तो भी वो उनकी बॉडी को डोनेट कर सकते हैं। ऑल्दो those who have died of chronic illnesses are eligible donors, the bodies of those with infectious diseases such as tuberculosis, sepsis or HIV are unlikely to be accepted, and same is the case with bodies of organ donors। ठीक है, इसमें यह लिखा गया है कि जिन लोगों की बीमारी क्रोनिक इलनेसेस से होती है, क्रोनिक इलनेस का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, ठीक है, उनकी बॉडीज़ तो ले ली जाती है, वो एलिजिबल होती हैं। लेकिन जिन लोगों की बीमारी, मतलब जिन लोगों को कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं, जैसे टीबी हो गया, सेप्सिस हो गया या एचआईवी हो गया, तो ऐसे लोगों की बॉडीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। ठीक है, और ऐसा ही केस जो है वो ऑर्गन डोनर्स के साथ भी होता है। लास्टली, मेडिकल कॉलेजेस में ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बॉडीज ऑफ पर्सनस हु हैव डाइड ड्यू टू अननेचुरल रीजंस एंड आर सब्जेक्ट टू एनी मेडिको लीगल केसेस। मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो ऐसे बॉडीज़ को भी एक्सेप्ट, ऐसे पर्सनस की बॉडीज़ को भी एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं जिनकी अननेचुरल तरीके से डेथ हुई है। ठीक है, और उसमें अगर कोई मेडिको लीगल केसेस है, मतलब जैसे कभी कि ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति की डेथ, मान लीजिए उसने फांसी लगा ली किसी व्यक्ति ने, ठीक है, या किसी व्यक्ति ने जहर खा के जान दे दी, तो उस केसेस में क्या होता है कि लीगल केस बन जाता है। तो ऐसे केसेस में भी जनरली ऐसी बॉडीज़ भी एक्सेप्ट नहीं की जाती। ठीक है, अब हाउ टू डोनेट वंस बॉडी,
अब कौन कर सकता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, या किस किस तरीके की बॉडीज़ एक्सेप्ट की जाती हैं। अब एक व्यक्ति अगर अपनी बॉडी डोनेट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, मतलब उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो देयर इज़ नो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रैक होल बॉडी डोनेशंस, ठीक है। ऑर्गेन्स डोनेशन जो होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए तो एक बॉडी होती है, ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ऑर्गन डोनेशंस को ट्रैक करता है। लेकिन होल बॉडी डोनेशंस या कैडेवर डोनेशंस को ट्रैक करने के लिए कोई भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अच्छा चलो आप मुझे बताना कि ऑर्गन डोनेशंस जो होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेशनल लेवल पर ऑर्गन डोनेशंस को किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रैक किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि होल बॉडी डोनेशंस या कैडेवर डोनेशंस के लिए कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यूजुअली जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स होते हैं उनका जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली इस पूरी की पूरी प्रक्रिया या प्रोसेस के इंचार्ज होता है। तो इसलिए वन हैज़ टू गो टू द स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट वेयर वन वॉन्ट्स टू डोनेट वंस बॉडी एंड साइंस रिक्विजाइट फॉर्म। यानी कि अगर आपको किसी की व्यक्ति की बॉडी डोनेट करनी है उसके मरने के बाद, उसकी डेथ होने के बाद, तो आपको उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाना होगा और वहाँ पर जाके जो भी फॉर्म्स वगैरह हैं वो भरने होंगे। डेथ के बाद द डोनर्स नेक्स्ट ऑफ किन हैव टू कॉन्टैक्ट द डिपार्टमेंट टू प्रोसेस द डोनेशन। मतलब अगर आप खुद की बॉडी डोनेट करना चाहते हैं कि मतलब मैं अपनी बॉडी डोनेट करना चाहता हूँ मरने के बाद, तो आप पहले जाके फॉर्म वगैरह भर लें, ठीक है, उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाके। फिर अगर जब आपकी डेथ होगी तो उसके बाद आपके जो रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, वो आपकी बॉडी डोनेट करने की प्रोसेस वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो लिखा गया है कि हाउ मेनी कैडेवर्स आर डोनेटेड इन इंडिया। अब इंडिया में कितने कैडेवर्स डोनेट किए जाते हैं, तो इनफ तो नहीं है, ठीक है, नॉट इनफ, ज़्यादा तो नहीं है। ऑल्दो कोई कंसोलिडेटेड एस्टीमेट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने ये मतलब ऑफन रिपोर्ट किया है कि उनके पास शॉर्टेजेस इस तरीके की बॉडीज़ की रहती हैं। करेंटली जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको हर 10 स्टूडेंट के लिए, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स वो एडमिट करते हैं, हर 10 स्टूडेंट के हिसाब से उनको एक बॉडी चाहिए होती है, एक कैडेवर चाहिए होता है। अब एम्स दिल्ली की अगर हम बात करें जहाँ पर सीताराम येचुरी की बॉडी डोनेट की गई है, वहाँ पर पिछले 2 सालों में 70 कैडेवर रिसीव हुए हैं, ठीक है। 132 का वहाँ पर बैच साइज है तो उसके लिए तो वो इनफ है, ठीक है, क्योंकि 10 के हिसाब से एक चाहिए होता है, तो 132 के हिसाब से वैसे तो 13 ही चाहिए उनको, लेकिन वहाँ पर 70 कैडेवर जो हैं वो डोनेट हुए हैं, तो आगे वाले बैचेस के लिए भी वो काम आ जाएंगे। लेकिन बाकी जगहों की कहानी जो है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एम्स के ही नज़दीक सफदरजंग हॉस्पिटल है और उसका एक एफिलिएट है, दैट इज़ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। उसमें पिछले 5 सालों में सिर्फ 24 कैडेवर्स डोनेट हुए हैं। इसके बाद जैसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और उससे जुड़ा हुआ जो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसको जब से उसने मेडिकल एमबीबीएस का कोर्स शुरू किया है 2019 में, तब से सिर्फ 18 कैडेवर्स रिसीव हुए हैं, ठीक है। और ये जो वर्धमान मेडिकल महावीर मेडिकल कॉलेज है, इसका यूजी बैच का साइज़ जो अंडर ग्रेजुएट मतलब एमबीबीएस का जो बैच साइज़ है वो 150 है, और आने वाले सीज़न में 170 स्टूडेंट्स वहाँ पर जो है वो एडमिट हो सकते हैं, तो वहाँ के लिए ये काफ़ी कम है। इसके बाद यहाँ पर भी बताया गया है कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ये हर साल 100 बच्चों को एडमिट करता है, ठीक है। तो उनके हिसाब से भी ये जो कैडेवर्स की संख्या है वो काफ़ी कम है। और अभी आप ये चीज़ समझिए कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर लोकेटेड इन नेशनल कैपिटल, ये देश की राजधानी में लोकेटेड है, ठीक है। तो बाकी जो छोटे मोटे और जगहों के या छोटे मोटे और शहरों के जो आप कह सकते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ की स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी कि वहाँ पर कैडेवर्स की संख्या और कम होगी। तो हाउ डू मेडिकल कॉलेजेस मेक डू, तो मतलब मेडिकल कॉलेजेस फिर अपना काम कैसे चलाते हैं, क्योंकि शॉर्टेजेस हैं, तो इसलिए मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो इस बात को लेकर मजबूर हैं कि जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वो उनका इस्तेमाल करते हैं। स्टेट की एनाटॉमी एक्ट के हिसाब से जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ हैं वो उनका यूज़ करते हैं। ऑल्दो द स्पेसिफिक्स कैन वेरी, ऑल दीज एक्ट्स अलाउ फॉर द यूज़ ऑफ अनक्लेम्ड बॉडीज़ फॉर साइंस, ठीक है। हालांकि कुछ जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक्ट्स जो हैं वो अलाउ करती है कि आप अनक्लेम्ड बॉडी का इस्तेमाल साइंस के लिए कर सकते हैं।
most laws state that the body of a deceased person has to be claimed by relatives within 48 hours और with least practicable delay. ठीक है, ज़्यादातर लॉज में यही कहा गया है कि किसी भी मृत व्यक्ति का जो शव है, जो बॉडी है, उसको क्लेम किया जाना चाहिए रिलेटिव्स के द्वारा 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर, या कम से कम डिले के थ्रू, मतलब कम से कम डिले में. ठीक है, बॉडी को जितनी जल्दी क्लेम कर लिया जाए. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो देन इट बिकम्स एन अनक्लेम्ड बॉडी, और उसका यूज़ फिर वो इस तरीके के पर्पज़ के लिए कर लेते हैं. 2020 की एक स्टडी पब्लिश हुई है इन द जर्नल बीएमसी मेडिकल एथिक्स. उसमें ये कहा गया है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ रही है पिछले 25 सालों में, और नंबर ऑफ़ स्टडिंग स्टूडेंट्स मेडिसिन, इनकी संख्या भी बढ़ रही है. तो इसकी वजह से कैडेवेयर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रही है. एंड अनक्लेम्ड बॉडीज़ हैव ट्रेडिशनली बीन द मेजर सोर्स ऑफ कैडेवेयर फॉर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स. और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के लिए जो कैडेवेयर्स का सोर्स रहा है वो पारंपरिक तौर पर भी, ट्रेडिशनली भी, जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ हैं वही रहा है. ज़्यादातर उन्हीं का यूज़ किया जाता है. However, there are some major ethical issues here, as most unclaimed bodies are of the poor, destitute and other marginalized people. ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ हैं वो जनरली, है ना, ज़्यादातर जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ हैं वो गरीब लोगों की, जो बेसहारा लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उन्हीं की होती है. क्योंकि उन्हीं की कहीं ऐसी जान चली जाती है तो फिर उनकी बॉडीज़ को कोई क्लेम करने आता नहीं है. ठीक है, तो उसी का यूज़ वो लोग करते हैं. हालांकि कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक्सप्लिसिट कंसेंट लगता है फॉर कैडेवेयर्स को एक्सेप्ट करने के लिए. सम इवन रिक्वायर विल साइंड इन प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स. और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी होता है कि वकील की मौजूदगी में, वकील की प्रेजेंस में जो विल्स होती हैं, जो वसीयत वगैरह होती हैं, वो साइन करनी होती हैं. ठीक है, अदरवाइज़ इस तरीके के कैडेवेयर्स डोनेशन नहीं होते. तो आई होप आप बात समझ गए कि कैडेवेयर डोनेशंस क्या होते हैं. ठीक है, और क्या इसका यूज़ है. क्लियर. चलिए, तो ये आर्टिकल भी आप साइंस में ही लेंगे. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. जो मैंने आपको आर्टिकल बताया, दैट इज़ द फूड दैट डजंट फीड. अच्छा आर्टिकल है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे. तो यहाँ पर ये लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस, अच्छा यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट डे भी जानने को मिलेगा. यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया है 29 सितंबर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट. आप में से कितने लोगों को ये दिन पता था कि 29 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, उसका ये दिन है 29 सितंबर, और यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया है. ठीक है, अब यहाँ पर इस दिन ऐसे कुछ इवेंट्स करे जाते हैं. FAO, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP के द्वारा, बिकॉज द इशू हैज़ इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस फॉर फूड सिक्योरिटी एंड सेविंग आवर एनवायरनमेंट. तो हमारी जो खाद्य सुरक्षा है, जो फूड सिक्योरिटी है, और हमारे एनवायरनमेंट को बचाने को लेकर इसके ऊपर इम्प्लीकेशंस हैं, होते हैं इस चीज़ के, फूड वेस्टेज के. तो उसको लेकर कुछ ऐसे इवेंट जो हैं वो FAO और UNEP के द्वारा किए जाते हैं. FAO की एक 2023 की रिपोर्ट है, उसका ये एस्टिमेट है कि दैट फूड लॉस्ट बिटवीन हार्वेस्ट एंड रिटेल अमाउंट्स टू 13.2% ऑफ द ग्लोबल फूड प्रोडक्शन. कि हर साल पूरे दुनिया में जितना फूड प्रोड्यूस होता है, हार्वेस्ट से लेकर, यानी कि उस फसल की कटाई से लेकर जब तक वो रिटेल मार्केट में सामान पहुंचता है, फूड पहुंचता है, 13% की तो वहीं पर फूड लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, 13% का लॉस तो वहीं पर है. उसके बाद UNEP का कहना है कि 17% ऑफ फूड इज़ वेस्टेड बिटवीन रिटेल एंड फीडिंग पीपल. अब जब तक वो सामान रिटेल मार्केट में पहुंचा, उसके बाद वहाँ से जब वो कंज्यूमर्स तक पहुँचेगा, उसके बीच में 17% का फूड लॉस है. तो यानी कि आप ये समझिए कि हार्वेस्टिंग से लेकर रिटेल तक पहुँचने में 13% और रिटेल से कंज्यूमर्स तक पहुँचने के बीच में 17%. तो कुल मिला के हार्वेस्ट से लेकर लोगों के बीच में पहुँचने तक 30% का लॉस है, 30% लॉस. ठीक है, वही यहाँ पर बताया गया है कि टुगेदर द फूड लॉस एंड वेस्ट अमाउंट्स टू अबाउट 30% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन. तो अगर इसका आधा भी सेव कर लिया जाए, ठीक है, ये तो नहीं कह सकते कि वेस्टेज
या लॉस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। बट अगर इस 30% में से आधे % के वेस्टेज को भी अगर रोक लिया जाए और उस फूड को यूज़ कर लिया जाए, तो ये दुनिया के जितने भी भूखे लोग हैं, हंग्री पीपल हैं, उनको फीड किया जा सकता है। ठीक है, एंड सच सेविंग्स कुड ऑल्सो हेल्प रिड्यूस एटलीस्ट 8 to 10% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड 38% ऑफ टोटल एनर्जी यूसेज, मेकिंग आवर प्लेनेट ब्रीथ बेटर। तो इससे हंगरी लोगों को, हंगरी पीपल को फीड तो किया ही जा सकता है, और साथ ही साथ इससे कम से कम 8 से 10% जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हैं वो, और 38% ऑफ टोटल एनर्जी यूसेज वो हम बचा सकते हैं, और इससे हमारे प्लेनेट की स्थिति जो है वो बेहतर हो सकती है। बोथ दीज ड्रीम्स रिमेन अनफुलफिल्ड, लेकिन ये दोनों ही जो सपने हैं ये पूरे नहीं हो रहे हैं, अभी तक तो नहीं हुए हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि टू बी अवेयर ऑफ दीज पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड कमिट अवरसेल्व्स टू रिड्यूसिंग FLW by at least 50%, thus contributing to the sustainable development goals of the United Nations। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये जो ड्रीम्स हैं ये फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हमें ये पोटेंशियल बेनिफिट्स जो मैंने आपको फ़ायदे बताए कि ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन कम हो सकता है, एनर्जी का यूसेज कम हो सकता है, तो इन पोटेंशियल बेनिफिट्स को लेकर अवेयर होना होगा। ठीक है, और अपने आप को कमिट करना होगा कि कम से कम जो फूड लॉस एंड वेस्टेज है उसको 50% तक कम से कम उसमें कमी लाई जाए। ठीक है, ताकि हम जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। अब इस ग्लोबल जो ये पूरी की पूरी मैंने आपको पिक्चर दिखाई FLW यानी कि फूड लॉस एंड वेस्टेज की, उसमें इंडिया कहाँ पर खड़ा है। ठीक है, इंडिया की क्या पोजीशन है, एंड कैन द कंट्री हेल्प एलिमिनेट हंगर एंड सेव द एनवायरनमेंट, और क्या हम लोग जो है वो अपने देश में जो हंगर है उसको ख़त्म करने में और एनवायरनमेंट को बचाने में किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो एक ऑल इंडिया पोस्ट हार्वेस्ट लॉस सर्वे हुआ है बाय नेपकॉन्स 2022 में। वो ये रिवील करता है कि कंट्री सफ़र्स स्टैगरिंग फूड लॉसेस वर्थ ₹1.53 ट्रिलियन और $18.5 with a loss of 12.5 million metric tons of cereals, 2.11 million metric ton of oil seeds and 1.37 million metric tons of pulses। तो इंडिया में भी इतना ज़्यादा जो है वो लॉस यहाँ पर हो रहा है। अराउंड 9 million metric ton of horticulture crops are lost annually due to poor cold chain infrastructure, reducing both the availability of fresh produce and income potential for farmers। ठीक है, लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं वो भी लॉस हो रही हैं हर साल। उनके पीछे रीज़न क्या है, पुअर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब, इनके लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएंगे, है ना। तो उसमें वही लिखा हुआ है कि इसकी वजह से फ्रेश प्रोड्यूस की अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है और किसानों का भी जो इनकम पोटेंशियल है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है, उनको भी नुकसान हो रहा है। तो द नैपकॉन सर्वे डज नॉट एस्टिमेट द वेस्टेज बाय द कस्टमर, बट दैट टू इज़ लाइकली टू बी सिग्निफिकेंट गिवन द वेस्ट एट लेविश वेडिंग्स एंड अदर फीस्ट। हालांकि ये नैपकॉन के सर्वे में जो कस्टमर के लेवल पर या जो कंज्यूमर के लेवल पर वेस्टेज हो रहा है उसको इन्होंने एस्टिमेट नहीं किया है, बट ये भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जैसे हम किसी बड़ी वेडिंग्स में, शादी पार्टियों में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट होता है। ठीक है, या इसी तरीके का कोई और फंक्शन होता है तो वहाँ पर, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये भी हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर के लेवल पर भी जो फूड वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब होगा ही होगा। वाइल एग्जिस्टिंग सर्वेज प्राइमरीली एस्टिमेट क्वान्टिटेटिव लॉसेज, तो जो ICRIER के रिसर्चर्स हैं, हालांकि इनका ये कहना है कि जो मेनली एस्टिमेट होते हैं वो क्वांटिटी के लॉस के किए जाते हैं, बट ये क्वालिटी के लॉस को भी इन्होंने एस्टिमेट करने का ट्राई किया है क्वांटिटी लॉस के अलावा। एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया गया है 1200 फार्मर्स का अक्रॉस पंजाब, बिहार एंड मध्य प्रदेश और की क्रॉप सच एज पैडी, वीट, सोयाबीन एंड मेज़। ठीक है, ये जो मुख्य क्रॉप हैं इनको लेकर 3 राज्यों में सर्वे किया गया है, और इसमें यह पाया गया कि 15.34% यानी कि 15.34% ऑफ सोयाबीन
हैज़ द हाईएस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कि सबसे ज़्यादा कटाई के बाद का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो सोयाबीन में हो रहा है, 7.87%। सेकेंड नंबर पर वीट में हो रहा है और 6.37% पैडी में हो रहा है और मेज़ पर लगभग 6% के आसपास हो रहा है। ठीक है, ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों लॉस का इन्होंने बताया है। अब सच सिग्निफिकेंट लॉसेस पॉइंट टू द अर्जेंट नीड फॉर एनहेंसिंग टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस अक्रॉस द वैल्यू चेन टू प्रिवेंट फूड लॉस बिटवीन हार्वेस्ट एंड रिटेल। और ऑब्वियस सी बात है कि पोस्ट हार्वेस्ट अगर लॉस हो रहा है तो उसके पीछे किस चीज़ का इशू है, ट्रांसपोर्टेशन का कह सकते हैं। ठीक है, या पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं तो उनको लेकर वही जो कोल्ड चेन वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन है उसको लेकर इशू है। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है ताकि ये जो लॉस हो रहे हैं अक्रॉस दी वैल्यू चेन्स या ट्रांसपोर्टेशन में वो रुक सकें। ठीक है, बिटवीन दी हार्वेस्ट एंड द रिटेल, कि हार्वेस्ट होने के बाद रिटेल मार्केट तक पहुंचने के बीच में जो लॉस हैं उनको कम करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। द स्टडी शोज दैट फूड लॉस लार्जली अकर्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ड्राइंग एंड स्टोरेज स्टेजेस, predominantly due to low levels of mechanization and inadequate logistics infrastructure। तो इस स्टडी में ये पाया गया है कि फूड लॉस जनरली हार्वेस्टिंग के दौरान, हार्वेस्टिंग के बाद जब क्रॉप्स की थ्रेशिंग होती है तब, जब उनको सुखाया जाता है या स्टोर किया जाता है तो उस समय होता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि एक तो मैकेनाइजेशन बहुत कम है, यानी कि मशीन्स बहुत कम है, और दूसरा लॉजिस्टिक्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो पर्याप्त नहीं है, तो उस वजह से ये लॉसेस हो रहे हैं। अब फार्मर्स जो बेसिकली कंबाइन हार्वेस्टर्स का यूज़ करते हैं उनके केस में जो पैडी लॉसेस हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज फार्मर्स जो ट्रेडिशनल मैनुअल मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, द स्टडी रिवील्स दैट ओवरऑल लॉस इन पैडी ड्रॉप्स टू जस्ट 2.84% इफ मैकेनाइजेशन इन हार्वेस्टिंग एंड ड्राइंग इज अडॉप्टेड एट द फार्म। तो ये बताया गया है इस स्टडी में कि अगर हार्वेस्टिंग और ड्राइंग के दौरान मैकेनाइजेशन या मशीन्स का यूज़ किया जाता है तो पैडी के केस में जो ओवरऑल लॉस है वो सिर्फ 2.84% या 3% से भी कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे दैट इज़ AIDIS 2019 में बताया गया कि ओनली 4.4% ऑफ कल्टिवेटर हाउस होल्ड्स इन इंडिया ओन ट्रैक्टर्स। लेकिन समस्या यही है कि इंडिया में ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं उनके पास मशीन्स वगैरह नहीं है। ठीक है, सिर्फ 4.5% के आसपास फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास ट्रैक्टर्स हैं, सिर्फ 5.3% ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास इस तरीके की जो मशीन्स हैं, पावर टिलर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स या थ्रेशर्स, ये सब चीज़ें। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जो आज भी 86% से ज़्यादा हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते इन कॉस्टली मशीन्स को ख़रीदने के लिए। और पैडी के केस में 97% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो कंबाइन हार्वेस्टर्स का यूज़ करते हैं पंजाब में। लेकिन अगर हम वहीं बिहार की बात करें तो सिर्फ 10% ऐसे पैडी प्रोड्यूसिंग हाउस होल्ड्स हैं जो हार्वेस्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी स्थिति है। अब फार्म मैकेनाइजेशन प्रमोट करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और कस्टम हायरिंग सेंटर जो हैं वो क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं थ्रू ग्रुप लीजिंग अरेंजमेंट्स एंड द ऊबराइजेशन ऑफ फार्म मशीनरी। ठीक है, कि मतलब अब सब लोग खरीद तो सकते नहीं, तो इसलिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे सेंटर्स बनाए जाएं ताकि फार्मर्स को जो मतलब ऐसे मशीनों की ज़रूरत है वो उनको लीज पे दी जाए। ठीक है, या फिर फार्म मशीनरी का ऊबराइजेशन किया जाए। ऊबराइजेशन का मतलब वही है कि आपने कुछ चीज़ हायर कर ली। ठीक है, तो ये चीज़ की जा सकती है। अब इसके बाद आगे लिखा है द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ड्राइंग एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग फूड लॉसेज। फूड का जो लॉस है उसको कम करने में प्रॉपर ड्राइंग है ना, प्रॉपर तरीके से क्रॉप को सुखाना, उसका स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेडिशनल सन ड्राइंग मेथड्स आर फ्रॉट विद रिस्क इंक्लूडिंग द एडिशन ऑफ फॉरेन मैटर्स, अनइवन ड्राइंग एंड एक्सपोज टू मॉइस्चर विच कैन इवन लीड टू माइकोटॉक्सिन कंटेमिनेशन। अब जनरली जिनके पास कोई मशीन्स वगैरह नहीं होती है तो वो क्या करते हैं कि अपनी क्रॉप को धूप में सुखा देते हैं। अब इसमें भी खतरा है। इन्होंने बताया कि एक तो फॉरेन मैटर्स उसमें आ सकते हैं, मतलब कोई जानवर वगैरह उसमें एंटर कर सकते हैं जब आप उसको खुले में धूप में सुखा रहे हैं तो। ठीक है, ड्राइंग जो है वो अनइवन हो सकती है।
कहीं पर ज़्यादा सूख रहा है, कोई कम सूख रहा है। अब जो आपने अगर कोई मान लीजिए जैसे गेहूँ है या धान है, आपने उसको एक बड़े से एरिया में फैला के रखा है, तो कुछ धान ऐसा होगा जो नीचे दब रहा है, कुछ धान ऐसा है जो ऊपर होगा। ठीक है, तो अब उतना ज़्यादा धान होता है ना, आप टन्स के हिसाब से या कुंटल्स के हिसाब से, तो उसको आप बार बार हिला डुला भी नहीं सकते। वो आपने फैला दिया तो फैला दिया, तो उसमें ऊपर का जो है वो, ऊपर की लेयर जो है वो सूख रही है, नीचे की लेयर में अभी भी मॉइस्चर है वो नहीं सूख रही है, अनइवन ड्राइंग हो रही है। और साथ ही साथ वो मॉइस्चर से भी एक्सपोज हो सकती है, अगर हवा में मान लीजिए मॉइस्चर है तो इसकी वजह से भी इसमें कंटेमिनेशन, माइकोटॉक्सिन कंटेमिनेशन हो सकता है। अब सोलर ड्रायर्स and dehydrators offer a solution to reduce losses and extend the shelf life for perishables। ठीक है, तो जो सोलर ड्रायर्स होते हैं या डिहाइड्रेटर्स होते हैं, वो एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि जिससे आप लॉसेस को कम कर सकते हैं, और जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो ख़राब होने वाला सामान है, उनकी शेल्फ लाइफ को वो बढ़ा सकते हैं। अब ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, क्लाइमेट फ्रेंडली हैं, और इनको सही पॉलिसी बना के एनकरेज किया जाना चाहिए। फर्दर मोर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स इनएडिक्वेट इन इंडिया। भारत में स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी ठीक नहीं है। आपने कई बार ऐसी कोई न्यूज़ वगैरह देखी होगी जिसमें यह दिखाया जाता है कि गेहूं या धान है ना, वो बोरों में पैक है, जूट बैग्स में पैक है, लेकिन वो बाहर पड़ा हुआ है, क्योंकि गोडाउन्स वगैरह है नहीं, गोडाउन्स वगैरह नहीं है तो बाहर पड़ा हुआ है। अब उसमें क्या होता है कि कभी बारिश वगैरह हो गई तो सारा का सारा गेहूँ धान जो है वो सड़ जाता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ उन्होंने बताई है कि स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में प्रॉपर नहीं है, पर्याप्त नहीं है। एज पर IGS-MRI 2021, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यू टू पुअर एंड इनएडिक्वेट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 10% लॉस तो इस वजह से ही हो रहा है क्योंकि प्रॉपर या एडिक्वेट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रिसेंटली इंडिया की सरकार ने, भारत की सरकार ने लॉन्च किया है एक मेजर ग्रेन स्टोरेज प्लान। ठीक है, दिस इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रेटेजी एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, जो कृषि व्यवस्था है या जो कृषि प्रणाली है, उसको उसके आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजिंग करने का एम है। उसी के तहत ये मेजर ग्रेन स्टोरेज प्लान भी यहाँ पर बनाया गया है। इस प्लान में ये बोला गया है कि अगले 5 सालों में जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको 70 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाया जाएगा, मतलब इतनी कैपेसिटी और बढ़ाई जाएगी। और अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इट होल्ड्स द पोटेंशियल टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज एज द स्टोरेज लेवल। तो अगर सही तरीके से ये प्लान इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं स्टोरेज के लेवल पर, वो नहीं होंगे कम से कम। इसके बाद मैकेनाइजेशन, enhanced storage and efficient transportation systems are key areas where technology can make a difference। ठीक है, मैकेनाइजेशन, enhanced storage और efficient transport system, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है अगर यूज़ की जाए तो उनसे एक अंतर पैदा हो सकता है। Yet beyond technological solutions, policy support is critical to ensure that small and marginal farmers can access these technological changes। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो है ही हैं, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तो की तो ज़रूरत है ही है, लेकिन उनके साथ साथ ये भी ज़रूरी है, ऐसी पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए जिनसे ये इंश्योर या सुनिश्चित किया जा सके कि जो छोटे फार्मर्स हैं, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को एक्सेस भी कर पाएँ। जैसे यहाँ पर एक जूट पैकेजिंग मटीरियल एक्ट 1987 की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जूट बैग्स का यूज़ किया जाए राइस और व्हीट ग्रेन्स को पैक करने के लिए। इवन दो जूट इज़ बायोडिग्रेडेबल, जूट जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन ये ऐसी क्रॉप है विच इज़ अ वाटर गजलर। इसको वाटर गजलर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है जूट को ग्रो करने में, और ये एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप भी है। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, इट्स यूज लीड टू फ्रिक्वेंट रोडेंट अटैक्स। ठीक है, रोडेंट्स का भी इस पर अटैक हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में पिल्फरेज भी होता है। पिल्फरेज का मतलब होता है कि सामान को ट्रांसपोर्ट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत चोरी वगैरह हो जाती है, वो भी होता रहता है। तो देयर इज़ अ नीड देयरफॉर टू रिविजिट द JPMA फॉर एन एक्सपेंशन इन द यूज़ ऑफ
एयर टाइट बैग्स विच कैन लोअर स्टोरेज एंड ट्रांजिट लॉस। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो ये एक्ट है दैट इज़ जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987, इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि इसमें ये भी ये भी चीज़ लिखी जाए कि एयर टाइट बैग्स का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, ताकि स्टोरेज का लॉस नहीं हो और ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट के दौरान भी लॉस नहीं हो। अब ऐसा देश जहाँ पर क्लाइमेट चेंज और माल न्यूट्रिशन अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, तो बी इट वुड बी ओनली वाइज टू फोकस ऑन रिड्यूसिंग FLW। तो ऐसे देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर FLW को कम किया जाए। FLW का मतलब फूड लॉस एंड वेस्टेज। अगर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम किया जाता है तो इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है, इससे सिर्फ इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी बल्कि ऑल्सो प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू पीपल वाइल बिल्डिंग रेजिलियंस इन अवर फूड सिस्टम्स, ठीक है, इससे लोगों को फूड सिक्योरिटी मिलेगी और हमारे जो फूड सिस्टम्स है उसमें रेजिलियंस भी बिल्ड होगा। तो इसीलिए सेव पीपल एंड सेव द प्लानट, इसीलिए कहा जा रहा है कि सेव द पीपल एंड सेव द प्लानट, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि फूड लॉस एंड वेस्टेज क्या है ना, कितना हो रहा है, किस किस कारणों से हो रहा है और कैसे इसको रोका जा सकता है, ठीक है ना। कोई भी इशू जब आप पढ़ें खासकर इस तरीके के, तो मेंस में ही उनका जनरली यूज़ होता है और मेंस में आपको किसी भी इशू के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में ये 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि व्हाट इज़ द इशू, कि कोई मुद्दा है तो क्या है, क्या वो मुद्दा है, ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, कैसे उस इशू को दूर किया जा सकता है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी यू कैन राइट अ प्रॉपर आंसर। अदरवाइज़ अगर आपको एक दो चीज़ें पता है, एक दो चीज़ें नहीं पता है, जैसे मान लीजिए ये है कि फूड लॉस एंड वेस्टेज, आपको ये पता है कि क्या है, ठीक है, अब इसके पीछे कारण क्या है वो भी चलो आपको मान लो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ना, या फूड लॉस एंड वेस्टेज को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, या उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि मैकेनाइजेशन की कमी है या मैकेनाइजेशन का अगर यूज़ करते हैं तो वेस्टेज कम होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो मशीन्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए यही सॉल्यूशन है कि इस तरीके के जो फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं उनके थ्रू इनको लीज में दिया जाए फार्मर्स को, ठीक है। या फिर मैंने आपको बताया कि स्टोरेज के लेवल पर इशू है, तो स्टोरेज के लेवल पर इशू है तो उसके लिए सरकार ने ग्रेन स्टोरेज का प्लान बनाया है ना, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। या फिर जो आप कहिए कि ट्रांजिशन के दौरान या ट्रांसपोर्ट के दौरान जो लॉस हो रहा है उसको लेकर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस करने हैं और उन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की एक्सेस जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तक हो, इसको लेकर भी पॉलिसी बनानी है। फिर साथ ही साथ जैसे यहाँ पर एक्ट का जिक्र किया गया है, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि वीट ग्रेन्स और राइस ग्रेन्स को या वीट ग्रेन्स और पैडी को, है ना, गेहूँ और धान को जूट के बैग्स में पैक करना है। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया इशू क्या आ जाता है कि रोडेंट्स का अटैक हो जाता है और पिलफ्रेज भी हो जाता है, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चोरी भी हो जाता है। तो उनको रोकने के लिए उस एक्ट में बदलाव करने की ज़रूरत है और उसमें ये लिखा जाए कि एयर टाइट बैग्स का यूज़ किया जाए ताकि उसमें मॉइस्चर वगैरह भी ना लगे रास्ते में, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई रोडेंट अटैक भी ना हो, है ना, चोरी वगैरह भी ना हो, तो वो सब चीज़ें रोकी जा सकती है। तो इसीलिए कोई भी इशू है तो क्या इशू है, उसके पीछे कारण क्या है एंड हाउ दोज इशूज़ कैन बी एड्रेस्ड, ठीक है, या जो भी उस इशूज़ के पीछे रीजंस हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, या एड्रेस करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स अभी गवर्नमेंट के लेवल पर लिए जा रहे हैं, है ना, और फर्दर क्या किया जा सकता है, ठीक है, व्हाट कैन बी द वे अहेड या वे फॉरवर्ड, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी किसी भी इशू या टॉपिक को लेकर, देन ओनली यू कैन राइट अ प्रॉपर आंसर, अदरवाइज कुछ चीज़ें फिर आप छूट जाएंगी आपसे, ठीक है। चलिए, तो आंसर राइटिंग या मेंस में आंसर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट द ओनली थिंग इज़ कि आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए और सही तरीके से कंटेंट होना चाहिए, ठीक है।
इसीलिए एडिटोरियल्स वगैरह को बीच बीच में हम लोग कवर करते हैं। सारे एडिटोरियल्स इसलिए कवर नहीं करते हैं बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जो भी एडिटोरियल काम के हैं उनको हम लोग डेफिनेटली कवर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और आप में से जो भी लोग आईना सीरीज़ के मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप ओनली एट 59 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि एट लेस देन ₹2 पर डे में आप लोग ले सकते हैं। अगस्त महीने का आ चुका है, इसी तरीके का जुलाई और जून मंथ का भी लॉन्च हो चुका है और सितंबर मंथ का भी बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर आप लोग ज़्यादा यानी कि 16 महीने की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ओनली एट 680 रुपीज़ में अवेलेबल है। अगर आप 9 महीने की लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है 510 रुपीज़ में। और इसी तरीके से अगर आप नहीं 12 मंथ्स की है वो वाली, ठीक है, 9+3 12 मंथ्स। इसी तरीके से अगर आप 8 महीने की लेना चाहते हैं 6+2, दैट इज़ अवेलेबल एट 345। 6+2 का मतलब है कि यू ओनली पे फॉर 6 मंथ्स, है ना, पैसा आपको 6 महीने के हिसाब का देना है और आपको 8 महीने की यानी कि 2 महीने की पीडीएफ जो है वो फ्री में मिलेंगी। इसी तरीके से 3+1 है, 3 महीने का पैसा पे करना है और 4 महीने की यानी कि 1 मंथ एक्स्ट्रा पीडीएफ आपको मिलेगी ओनली एट 175 रुपीज़। तो इसमें से आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं यू कैन डेफिनेटली एनरोल। सारे के सारे लिंक्स वगैरह हमारे ऐप और वेबसाइट में अवेलेबल हैं। इसके बाद मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐप जो है वो हमारा प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। एंड अगर आप इस तरीके के जो हमारे आईना सीरीज़ के फुल कोर्सेज़ हैं अगर इनमें एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके के कोर्सेज़ आपको मिल जाते हैं 250 रुपीज़ मंथली, है ना। 3 मंथ के कोर्स भी आपको मिलते हैं ओनली एट 700 रुपीज़। और इसी तरीके के कोर्स आपको 6 महीने के भी मिलते हैं ओनली एट 1300 रुपीज़। तो इनमें आपको ये वीडियो डिस्कशंस जो हैं वो ऐड फ्री मिल जाते हैं क्योंकि यूट्यूब पर थोड़ा बहुत ऐड्स आते हैं, वहाँ पर कोई ऐड नहीं आएगा। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको हाई रेजोल्यूशन में मिलते हैं और पीडीएफ्स जो हैं वो इंग्लिश में शेयर की जाती हैं ऑन अ डेली बेसिस। और फिर मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ जो मैंने आपको पीछे दिखाए ऑप्शंस वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो अगर आप इनमें लेना चाहें तो इनको भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की अगर कोई हेल्प होती है तो आप लोग हमारा ये जो क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी आपको दी गई है इसके थ्रू आप लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा बहुत हमें भी हेल्प होगी। एंड उसके साथ साथ आप लोगों के लिए भी फ़ायदा ये रहेगा कि सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। अब कल से नया महीना शुरू होगा तो नए महीने की शुरुआत हम लोग फिर से करेंगे आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर लें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को नहीं किया है तो। और हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको ये हमारा करंट अफेयर्स ओकुल जो चैनल है टेलीग्राम चैनल वहाँ पर मिल जाता है, तो इसके थ्रू आप लोग इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, इसको शेयर भी करें चैनल को। करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कल को मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।